वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी टॉपिक है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से कंसर्न है। और सेकेंडरी केमिस्ट्री से जो कंसर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेरा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल यही अराइज होता है कि पीरियोडिक टेबल है क्या। व्हाट इज द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। बहुत ही आसान तारीफ है बेटा। अगर कोई आपसे पूछे तो आप इसको बता रहे टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ, ये टर्म आपको मिलेगा, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बेसिस पर अगर एलिमेंट्स को आप अरेंज करें टेबुलर फॉर्म में तो वो पीरियोडिक टेबल कहलाएगी। अब बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे कि सर ये टेबुलर का मतलब क्या होता है। अरेंजमेंट इन वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज। वर्टिकल कॉलम जिससे हम ग्रुप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल रोज जिसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में आप पीरियोडिक टेबल की ये भी डेफिनेशन बता सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। बजाय कि मैं एक बड़ी डेफिनेशन आपको बताऊं, बहुत आसान और जामिया टर्म मैंने इस्तेमाल किया जिसकी माने है टेबुलर और जिसकी माने क्या है, वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज। एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है इसकी बेसिस पर, जिसको हमने क्या बोला है, पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, हिस्ट्री क्या है पीरियोडिक टेबल की। तो मैं यहाँ पे बताना चलूं कि बेसिकली बेटा पीरियोडिक टेबल की जरूरत हमें इसलिए पड़ी टू इजियर द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, टू इजियर द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। नोटबुक आप उठाएं और भले नोट कर दें, इजियर द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री लवर हैं उनकी आसानी पैदा करने के लिए हमने पीरियोडिक टेबल बनाई ताकि वो आसानी से स्टडी कर पाए। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमने एक कॉलोनी बनाई है और वो कॉलोनी हमने ब्लॉक के हिसाब से बनाई, ए बी सी डी के हिसाब से बनाई है। और मैं आपसे कह रहा हूं ए में सारे सैयद हैं, बी में सारे शेख हैं, सी में सारे मेमन हैं। तो बहुत ही आसान है क्लासिफिकेशन। अगर कोई बाहर से बंदा आएगा और वो कहे कि जी ये फला मोहल्ला किसका है, तो आप बोलो जी ए, तो वो फौरन समझेगा ए है तो सारे सैयद ही होंगे, इसमें और कोई भी कास्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि हमने परफेक्ट क्लासिफिकेशन बताई है। अब एक बंदा जो केमिस्ट्री लवर हो, केमिस्ट्री लवर हो, अब वो एक ग्रुप के अंदर आके कहे कि जी इसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, हो सकता है मेटल, हो सकता है नॉन मेटल, हो सकता है मेटलॉइड। तो हो सकता है वाली कहानी नहीं, बल्कि हमने इस तरह से अरेंज किया है कि उसको बड़ी आसानी हो जाएगी कि जी एस ब्लॉक है तो मेटल्स ही होंगे, डी ब्लॉक है तो मेटल ही होंगे, पी है तो मिक्स होंगे। तो इस तरह से हमने जो है वो बड़ी आसानी पैदा करने के लिए पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाई है। जैसे जैसे टाइम बीता गया, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, तो साइंटिस्ट ने ये सोचा बहुत सारे एलिमेंट्स, पहले दो तीन जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स हुआ करते थे, तो उनको क्लासिफाई करना बहुत आसान था। जैसे कि अल राजी ने क्लासिफाइड किया था, मुस्लिम साइंटिस्ट एलिमेंट क्लासिफाई किया था मेटल्स और नॉन मेटल की बेसिस पर, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन की। बाद में ब्राजीलिस ने इसको टर्म ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दिया। तो इस तरह से एक आगाज बन गया किसका, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का, कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन का। मगर जो हमारे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री इन केमिस्ट्री, वो स्टार्ट होती है बेटा 1829 में। और 1829 में ये पहला साइंटिस्ट है डोविनाइनर ऑफ ट्रेड, जिन्होंने हमें प्रॉपर पीरियोडिक टेबल का, प्रॉपर एलिमेंट्स रखने का कॉन्सेप्ट दिया। और इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ ट्राइड भी बोलते हैं। अगर इंटरेस्ट में सवाल आ जाए तो हु गिव द लॉ ऑफ ट्राइड, तो डोबिनाइनर, ये वो साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट, जिन्होंने 1829 में ये हमें लॉ दिया था इस बेसिस पर कि तीन तीन एलिमेंट्स इन्होंने रखे थे। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इन्होंने किस हिसाब से रखे थे। तो बेटा इन्होंने रखा था कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स थे इनको इसने इस तरह से रखा था कि जो मिडिल एलिमेंट्स था, मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट।
जैसे कि मैं यहां पे आपको एग्जांपल देता चलूं, लिथियम का एटॉमिक मास 7 है। इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मास की बेसिस पर किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। पोटेशियम का मास क्या है? 39 मास। तो 39 और 7 जमा करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, सिंपल अर्थमेटिक मीन का फार्मूला, तो मास एग्जैक्ट आ रहा था 23। तो 23 मास किसका है? सोडियम का। तो सोडियम को हमने मिडिल पे रख दिया है। तो डेफिनेशन के हिसाब से मास किसका? मिडिल एलिमेंट का। मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। अगेन कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम का अगर आप पेयर देखें, ये जो दूसरा है ये हमारे सिंटैक्स में नहीं है एटॉमिक नंबर की बेस पर, इसको आप छोड़ दें, आप सिर्फ इस पे फोकस कर दें। कैल्शियम का मास है 40, बेरियम का मास 137, तो दोनों को जमा करें, 2 से तकसीम करें तो 85.5 आएगा, 88.5, जबकि इसका मास है 87। तो अब सवाल यह है कि इसकी डेफिनेशन जो है, कुछ राइटर्स इस तरह से भी लिखते हैं, तो मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट अप्रोक्सीमेट अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, नॉट एग्जैक्ट। कुछ पे एग्जैक्ट आ रहा था और कुछ पे अप्रोक्सीमेट आ रहा था, तो अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट, इस हिसाब से कुछ एलिमेंट्स पर ये जो है लॉ अप्लाई हो रहा था। अगर मेरे राइट हैंड साइड पर देखें तो इसकी जो टेबल बनी हुई है, इस पे जो कलर्स बने हुए हैं, जैसे ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, तो टोटल अगर आप एलिमेंट को जमा करोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 3, 3, 6, 12 एलिमेंट से हो रहे थे। ये तमाम कम एलिमेंट्स रख पाया, इसलिए इसकी टेबल ज्यादा देर पर नहीं चल पाई। इसके 2 डिसएडवांटेज हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि सेम ग्रुप के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स इस ट्रेड को फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, अगर मैं इन तीनों का अगर ट्राइड बनाऊं, सुनिएगा गौर से, हाइड्रोजन का मास होता है 1, सोडियम का 23, तो 23 और 24, 24 2 में तकसीम करो तो 12 आएगा, जबकि लिथियम का मास कितना होता है? 7, तो ये तो इसको ट्राइड फॉलो नहीं कर रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन केस में देखें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो सक्सेसफुली कर रहा है, पर इसी ग्रुप का मेंबर है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन को ऐड किया जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो फ्लोरीन के मास को और ब्रोमीन के मास को जमा करो तो एग्जैक्ट मास नहीं आ रहा था क्लोरीन का। तो ये 2 बड़े डिसएडवांटेज थे। नंबर 1 मैं रिपीट करता चलूं, ऑल नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट अरेंज प्रॉपर्ली। जितने भी उस जमाने में नॉन एलिमेंट्स थे, इन्होंने प्रॉपर अरेंज नहीं किए थे। दूसरा, विद द सिमिलर ग्रुप डिफरेंट एलिमेंट्स के नॉट फॉलो दिस लॉ ऑफ ट्राइड, यानी कि इस लॉ ऑफ ट्राइड को फॉलो नहीं कर रहे थे। दैट्स व्हाई इस टेबल को जो है वो रिजेक्ट किया गया था। एक और टेबल हमारे सामने आई, मगर ये कि इसका एक एडवांटेज भी है, और वो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज बड़ा ये है कि इन्होंने गलत ही सही आगाज तो किया, यानी कि अगर इंटरेस्ट सवाल आ जाए, हु गिव द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो राइट आंसर होगा बेटा डोवेनाइडर। तो ये इसका एडवांटेज भी है कि इन्होंने पहली मर्तबा एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद जैसे एक साइंटिस्ट की बहुत सारे डिमेरिट्स होती हैं, तो फौरन एक नया साइंटिस्ट, दूसरा साइंटिस्ट आके उस पर काम करता है। तो सेम फॉर हेयर, डोवेनाइडर की बहुत सारी मिस्टेक्स जब सामने आई तो एक न्यू साइंटिस्ट, न्यूलैंड्स, जॉन अलेक्जेंडर रेनर न्यूलैंड्स, जिसका कंप्लीट नाम है बेटा हमारे सिंटैक्स में, जिसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोलते हैं, इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड दिया। अब अगर कोई पूछे तो लॉ ऑफ ट्राइड सर क्यों बोलते हैं? इसलिए कि उन्होंने 3 एलिमेंट्स रखे थे वर्टिकल कॉलम के अंदर। अब इन्होंने 8 एलिमेंट्स रखे थे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ ट्राइड। इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेसिस पर एलिमेंट्स रखे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास बेसिस पर इन्होंने फॉलो किया था किसको बेटा? यहां पर अगर टर्म आपको नजर आ रहा हो, ऑक्टेव ऑफ साउंड्स म्यूजिक, जो बड़े फैमिलियर टर्म्स होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा, ये 8 टर्म्स हैं। तो इसकी बड़ी आसान डेफिनेशन है, और डेफिनेशन क्या है? एवरी 8th एलिमेंट, जो भी 8वां एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज जो है रिजेंबल विद गिवन फर्स्ट एलिमेंट। अगर आप कहीं से भी आप एलिमेंट्स उठाएं
तो पहले की प्रॉपर्टीज जो होगी यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां पे 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो फर्स्ट से मैच करती होंगी। फर्स्ट पे सा रखते, सा रे गा मा पा दा नी सा, यानी कि पहला भी टर्म सा आ रहा है, 8वां भी सा आ रहा है। बस में आ रही है बेटा? तो सा का सा के साथ रिदम मैच कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो फर्स्ट के साथ रिजेंबल करती होंगी। और जब ये देखा गया वाकई ये प्रॉपर्टीज जो है वो मैच कर रही थी। जैसे हमारे सिंटेक्स में तो हाइड्रोजन नहीं है, आप हाइड्रोजन कट कर दें, ठीक। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां तक अगर आप गिनोगे तो आपको 7 एलिमेंट्स आएंगे। 8वां आपको मिलेगा सोडियम, यहां पे रेड निशान लगा होता है, यानी कि जो सोडियम की प्रॉपर्टी है वो लिथियम की प्रॉपर्टी से मैच कर रही थी। बात में आ रही है? यानी कि एवरी 8th एलिमेंट, जहां पे 8वां एलिमेंट होगा, their physical and chemical properties resemble to every first element या given first element, कहीं से भी आप उठाएं तो उसकी प्रॉपर्टी उसके साथ मैच कर रही होंगी। फिर अगर मैग्नीशियम उठाएं आप, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, फिर अगेन आपकी किसकी प्रॉपर्टी आएगी? नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा पोटाशियम, वो किसके साथ होगा? ऑब्वियसली सोडियम के नीचे आएगा। और कैल्शियम किसके साथ आएगा नीचे? विद रिस्पेक्ट ऑफ मैग्नीशियम के नीचे आएगा। तो इस तरह से आप आसानी से एक आप ग्रुप बना सकते हैं जिसकी बेसिस पर इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब आपके जहन में कोई सवाल होगा कि सर इनकी भी कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे बेटा? बेटा पहले हम डिसएडवांटेज की बात करें तो याद रहे बेटा, इसके जो डिसएडवांटेज है, पहला डिसएडवांटेज, इन्होंने भी कुछ एलिमेंट्स ही रखे थे, ना कि सारे एलिमेंट्स। यानी कि ये जो है सक्सेसफुली 20 एलिमेंट्स पर, 20 एलिमेंट्स पर तो लॉ बिल्कुल सक्सेसफुल था। लाइटर एलिमेंट्स फॉलो दिस रूल, दिस न्यूलैंड्स लॉ फॉलो ओनली लाइटर एलिमेंट्स। जैसे ही हैवियर एलिमेंट्स आ रहे थे तो ये ऑक्टेव साउंड को फॉलो नहीं कर रहे थे, यानी कि हैवी मेटल्स कुड नॉट फॉलो द ऑक्टेव या लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर रहे थे। हैवी मेटल जितने भी थे, कोबाल्ट, निकल वगैरह, सारे इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। उसके बाद दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है, नो प्लेस फॉर नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के लिए कोई भी जगह नहीं थी। ये जो है वो दो इसके जो है वो डिसएडवांटेज है। मैं रिपीट कर लेता हूं, नोटबुक आप लें, नोट कर दें। पहला डिसएडवांटेज नंबर 1, ये सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। दिस लॉ ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, यानी कि मैं अगर अपने वर्ड्स में कहूं तो सिर्फ और सिर्फ 20 एलिमेंट तक सक्सेसफुली ये जो है वो म्यूजिक ऑक्टेव फॉलो हो रहा था। 20 के बाद 21-22 एलिमेंट्स फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 21 का नंबर स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम जाहिर बात है ना तो सोडियम के नीचे रख सकते हो ना पोटाशियम के नीचे रख सकते हो, तो जाहिर बात है ये तो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो 20 तक सक्सेसफुल था लाइटर एलिमेंट्स, और 20 के आगे जो हैवी एलिमेंट्स स्टार्ट हो रहे थे, जैसे डी ब्लॉक शुरू हो रहा था 21, 22, 23, 24, तो जाहिर बात है उनके लिए ये रूल फॉलो नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए ये पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि याद रहे बेटा, नो प्लेस फॉर नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के लिए कोई भी इन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी। तो ये भी इसका क्या है बेटा? डिसएडवांटेज है। अब आते हैं एडवांटेज की तरफ। एडवांटेज क्या है? तो इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बेटा। पहला, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की वो इस बेसिस पर की कि जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही थी वो इन्होंने सेम ग्रुप में ही रखे थे, जिसको आज के जमाने में हम पीरियोडिसिटी टर्म इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर आसान वर्ड्स में अगर कोई पूछे तो ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। इन्होंने पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया। पीरियोडिसिटी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कुछ टाइम के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। जैसे अगर मैं आजकल लिथियम से स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम के बाद आके सोडियम तक सेम प्रॉपर्टी रिपीट हुई, तो ये दोबारा मैं किस ग्रुप में रखूंगा? उसी फर्स्ट ग्रुप, यानी कि लिथियम के नीचे रखूंगा सोडियम।
दिस रिपीटेशन प्रॉपर्टी नोन एज पीरियोडिसिटी। आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस पीरियोडिसिटी के तहत ही अरेंज करते हैं एलिमेंट्स, यानी अरेंजमेंट ऑफ द, कौन से एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही थी उन्होंने इसको ग्रुप के अंदर रखा है। रिपीटेशन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, इसको बोलते हैं बेटा टर्म पीरियोडिसिटी। तो इन्होंने पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया, ये इसका बड़ा एडवांटेज है। दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड द अरेंज ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म, यही वही मैंने बात की। इन्होंने टेबुलर कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि ग्रुप्स एंड पीरियड में एलिमेंट्स रखने का कॉन्सेप्ट दिया। तो दो बड़े आसान वर्ड्स आप नोट कर दो, एक पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया, एक टेबुलर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, एक टेबुलर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, नंबर 2 पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया। ये इसके दो एडवांटेजेस हैं। तो जैसे डिसएडवांटेज के सामने आए तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, हम बल्कि सेम ही ईयर 1869 के अंदर दो साइंटिस्ट बड़े फैमिलियर, नंबर 1 लूथर मेयर्स जो कि जर्मन साइंटिस्ट था, और मेंडलीज के लिए मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया है, वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। मेंडलीज चूंकि बड़ा भी है क्लासिफिकेशन के हवाले एतबार से, तो उसका अलग सा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। पहले हम लूथर मेयर्स की बात करते हैं। लूथर मेयर्स बेटा इन्होंने जो एलिमेंट्स रखे थे वो ग्राफिकली रखे थे, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर सवाल एंट्री टेस्ट में आ जाए तो हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिकल अरेंजमेंट, ग्राफिकल अरेंजमेंट, तो राइट आंसर होगा लूथर मेयर्स। लूथर मेयर्स वो साइंटिस्ट था जिन्होंने एलिमेंट्स को ग्राफिकली अरेंज किया था। ग्राफ जो इन्होंने बनाया था वो बनाया था एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, यानी कि मास और वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम ऊपर मास नीचे इन्होंने रखा था, और फिर जिसका जितना वॉल्यूम आ रहा था उस हिसाब से इन्होंने एक ग्राफ बनाया। बस में आ रही है, ग्राफ में आगे आपको पिक्चर दिखा रहा हूं। अब कोई अगर डेफिनेशन आपसे पूछे किस तरह इसकी डेफिनेशन क्या है, तो बेटा इसकी डेफिनेशन जो है ऐसा कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, अलबत्ता एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन ऑफ अ कर्व हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी कि जो पीरियोडिसिटी की तरह इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही है वो सेम ही कर्व ऑक्यूपाई करेंगे, यानी कि जो पोजीशन थी, 4 पोजीशन थी इस टेबल के अंदर। एक ये जिसको हमने मार्क निशान दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, पीक पोजीशन, यहां लिखा पीक। पीक पर कौन से एलिमेंट्स रखे थे इन्होंने, अल्कली मेटल्स। दूसरा था असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है चढ़ना, ये देखिए, ये एक मैं जनरल ग्राफ बना देता हूं, इसको बेटा बोलते हैं असेंडिंग, चढ़ने वाला। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, उतरने वाला, सही। इसको बोलते हैं पीक, इसको बोलते हैं बॉटम। तो 4 पोजीशन हो गई। सुनिएगा, और एंट्री टेस्ट में सवाल आए तो बहुत ही आसान है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। असेंडिंग, पीक, डिसेंडिंग, बॉटम। असेंडिंग पे जो इन्होंने एलिमेंट्स रखे थे, याद रहे वो तो नोबेल एलिमेंट्स। डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन से एलिमेंट्स रखे थे, इसका नाम क्या है बेटा, अल्कली अर्थ मेटल्स। और बॉटम में हैवी मेटल, यानी कि आप ये कह लें कि जो एलिमेंट्स है जिंक, कोबाल्ट, ये सारे जितने हैवी मेटल्स हैं उनको इन्होंने बॉटम में रखा था। तो ये 4 पोजीशन थी जिस पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। किसका कॉन्सेप्ट दिया बेटा, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स का। ये है इसका एक्चुअल ग्राफ बेटा। अगर आप देखेंगे ये सारी पॉइंट्स नजर आ रही हैं आपको, ये वाली पॉइंट्स आपको नजर आ रही हैं। यहां पर उन्होंने लिखा था लिथियम, सोडियम, ये वो एलिमेंट्स जो पीक पर आ रहे थे। और असेंडिंग पर कौन से एलिमेंट्स है, असेंडिंग जैसे मैंने आपसे कहा था नोबेल एलिमेंट्स, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं यहां पर आपका हीलियम है, उसके बाद ये वाली असेंडिंग पोजीशन है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, इस तरह से पोजीशन। और डिसेंडिंग वाली पोजीशन पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे, जैसे कि आपका बेरिलियम था, बस में आ रही नीचे वाले, फिर बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम था, इसके बाद फिर कैल्शियम था, इस तरह से। और बॉटम में हैवी एलिमेंट्स इन्होंने रखे थे। इस तरह से इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया। अब वही सेम डिसएडवांटेज एडवांटेज बेटा, इन्होंने
कंप्लीट एलिमेंट्स तो नहीं रखे थे, ये भी एक अलग बात है। अलबत्ता जो जितने नॉन एलिमेंट्स थे 63 एलिमेंट्स, तो बाकी तो इन्होंने बॉटम के अंदर इस पार से रख दिया था। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है इसका, याद रहे बेटा, ये जो है इसको समझना बहुत मुश्किल था। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यही अगर टेबल हम ग्रुप्स पीरियड के एतबार से रखें, जैसे कि मेंडलीज रखी थी, वो बड़ी कामयाबी हुई, तो उसको समझना बड़ा आसान होता है एस ग्राफिकली। अलबत्ता बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने में इसने बड़ी हेल्प की, जैसे कि वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मास है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह है। इसको समझने में इस टेबल ने बहुत ज़्यादा हमारी रहनुमाई की। तो अगर सवाल आ जाए इन्होंने कितने एलिमेंट्स रखे थे, तो बेटा कार्डन कन्वर्सन टेक्स्ट इन्होंने ऑल नॉन 63 एलिमेंट्स रखे थे। तो ये 3 बेस्ट हिस्ट्री थी। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, जिसके लिए मैंने सोचा अलग से मैं जो है वीडियो अपलोड करूंगा, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, जो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो फिलहाल ऐसा कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट्स कीजिएगा, और मतलब ऐसा अगर आप समझते हो कोई लाइन सिंटैक्स है जो लिखी हुई है मैंने ना समझाई हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।